मैं उज्जवल गौतम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत में इस्लाम के आगमन की। भारत में विदेशियों का आक्रमण कोई नई बात नहीं है। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आर्यों ने आक्रमण किया हम पे। उसके बाद ईरानियों का आक्रमण हमने देखा साइरस या दारा की लीडरशिप में। उसके बाद यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में आक्रमण किया। इंडो ग्रीक रूलर ने हम पे आक्रमण किया। कुषाणों ने आक्रमण किया। शकों ने आक्रमण किया और हूणों ने हम पे आक्रमण किया। तो ये प्राचीन भारत के आक्रमण का एक क्रम होता है। उसी क्रम में लगभग 8वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम का भी आगमन होता है। बात है वर्तमान के संयुक्त अरब अमीरात वाले एरिया की। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये दोनों एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ से इस्लाम का उदय होता है। एक नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद। उन्होंने 622 एडी में इस्लाम को स्टार्ट किया और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने हिजरी संवत चलाया था। पैगंबर मोहम्मद मक्का में रहा करते थे। मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया, इसलिए मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद के कोई बेटे नहीं थे। लगभग 4 पुत्रिका होती है उनकी। उनमें जो एक फातिमा थी, उनका विवाह अली के साथ होता है। अब जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है उसके बाद डिबेट चलता है कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। 2 संप्रदाय निकल के सामने आते हैं, एक शिया एक सुन्नी। जो सुन्नी संप्रदाय के समर्थक थे वो मानते थे कि जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होगा वो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, एक योग्य व्यक्ति होगा। और जो शिया मतावलंबी थे वो मानते थे मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो मोहम्मद साहब के परिवार से होगा। तो कुल मिलाकर सुन्नी किसी इलेक्टेड को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो शिया पैगंबर मोहम्मद के खानदान से ही किसी को। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उसके बाद 4 व्यक्तियों का नाम निकल के आता है। एक अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये 4 नाम निकल के आते हैं जो कि मोहम्मद साहब के बाद क्रम से खलीफा बनते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वहाँ के लोगों ने अबू बकर को सुल्तान बनाया, खलीफा बनाया। अबू बकर के टाइम पे इस्लाम का सबसे अधिक प्रसार होता है और अबू बकर जो था वो अपने आसपास लगभग सीरिया, ईरान, इराक ऐसे एरिया में अपने गवर्नर को नियुक्त करता है। और उस टाइम पे उनका एक मित्र होता है अबू बकर का, जो कि ईरान का गवर्नर होता है, जिसका नाम अल मुआविया होता है। जब अबू बकर के बाद उमर रूलर बनते हैं तो उमर के टाइम पे ही सबसे पहले इंडिया पे मुसलमानों ने आक्रमण किया। लगभग बात है 636 एडी की, 636 एडी की बात है। लेकिन ये आक्रमण मुंबई के थाने पे हुआ था और ये असफल रहा। उमर के बाद उस्मान रूलर बनते हैं। उस्मान खलीफा बने और उनके टाइम पे भी उबैदुल्लाह और बुदैल, इन 2 सेनापतियों के नेतृत्व पे इंडिया में आक्रमण होता है। 642 एडी की बात है। जब इन दोनों आक्रमण को सफलता नहीं मिली उसके बाद जो उस्मान थे उनकी हत्या कर देते हैं अली, और अली खलीफा बनते हैं। अब चूँकि जो अल मुआविया होता है वो उस टाइम पे सीरिया आ चुका था और सीरिया का गवर्नर होता है। तो जब अली ने उस्मान की हत्या कर दी उसके बाद अल मुआविया ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अली की हत्या कर दी। अली के 2 बेटे होते हैं, हसन और हुसैन। उन दोनों को निमंत्रण दिया और सीरिया बुलाया और वहाँ बुला करके उन दोनों की हत्या कर दी, हसन और हुसैन की। उसके बाद अल मुआविया ने
खलीफा के पद को कैप्चर कर लिया और एक नए वंश उमैयद वंश की उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट किया। अल-मुआविया का एक गवर्नर होता है जो कि ईरान में बैठा होता है, जिसका नाम अल-हज्जाज होता है। उस टाइम की एक घटना है कि अल-हज्जाज के कुछ व्यापारी जो कि जावा इंडोनेशिया वाले एरिया से व्यापार करके वापस लौट रहे होते हैं ईरान की बंदरगाह पे। तो उसी टाइम पे सिंध वाले एरिया में क्या हुआ, कुछ डाकुओं ने मिल करके उन व्यापारियों को लूट लिया। और जो सिंध वाला एरिया था वो उस टाइम पे ब्राह्मण वंशीय शासक राजा दाहिर के अधीन आता था। तो अल-हज्जाज ने राजा दाहिर को संदेश भिजवाया कि आप हमारे व्यापारियों की लूटी हुई संपत्ति को वापस कर दीजिए। राजा दाहिर ने रिप्लाई किया कि ये हमारे शासन क्षेत्र में नहीं आता। तब जो अल-हज्जाज होता है वो अपने भतीजे और एक अत्यंत योग्य कमांडर, लगभग जिसकी उम्र 19 साल की होती है, उसको इंडिया पे आक्रमण करने के लिए भेजा। अच्छा, ये जो आक्रमण करने पे ये अरब हैं। अरब और तुर्क में अंतर होता है। ठीक, अरब जो है संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब वाले एरिया की निवासी होते हैं, और जो तुर्क होते हैं वो तुर्कमेनिस्तान के निवासी होते हैं। तो ये जो अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पे आक्रमण करने के लिए भेजा, ये बात है 711 एडी की, 711 एडी की ये बात होती है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है और वो सिंध वाले एरिया में आक्रमण करता है, और उसका जो आक्रमण का पॉइंट था वो देवल बंदरगाह होता है जहाँ पे ये लूट हुई थी। और मोहम्मद बिन कासिम उस बंदरगाह को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे चलता है और 712 एडी 712 एडी में उसका सामना होता है राजा दाहिर से। राजा दाहिर और कासिम के बीच एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ रावौर या फिर रावौर का युद्ध बोला जाता है, जिसमें कासिम की हार होती है और कासिम आगे चल के आत्महत्या कर लेता है। माफ़ कीजिएगा, राजा दाहिर की हार होती है और राजा दाहिर आगे चल के आत्महत्या कर लेता है। और इसी टाइम पे जो राजा दाहिर की वाइफ होती है, जिनका कहीं कहीं नाम लाडो बेगम मिलता है, लाडो बेगम ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए साका किया। ठीक, मतलब कि अग्नि कुंड में प्रवेश कर लिया। तो जौहर का ये पहला प्रमाण था जब मुसलमानों ने इंडिया में जौहर को देखा था। उसके बाद राजा दाहिर की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान से उसको खूब सारी धन संपत्ति मिली, इसलिए उसने मुल्तान का नाम बदल के स्वर्ण नगर कर दिया था। ये सब करके उसी टाइम पे क्या होता है, राजा दाहिर की दो पुत्रियां होती है, एक का नाम सूर्य देवी था, एक का नाम परिमल देवी था। तो इन दोनों को राजा दाहिर ने खलीफा के पास भिजवाया। जब अच्छा, उस टाइम पे खलीफात चेंज हो चुकी थी, अल-मुआविया की मृत्यु हो चुकी थी और एक दूसरा खलीफा बैठा हुआ था। अब चूंकि अल-हज्जाज अल-मुआविया का गवर्नर होता है और जो दूसरा खलीफा था वो अल-हज्जाज का दुश्मन होता है, और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज का भतीजा था, इसलिए खलीफा का दुश्मन मोहम्मद बिन कासिम हुआ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों लड़कियों को खलीफा के पास भेजा तो उन दोनों लड़कियों ने खलीफा से बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले से हमारा कौमार्य भंग कर दिया है। ये सुनते ही खलीफा फड़फड़ा उठा और कासिम को आदेश दिया कि वापस लौटो। इस संबंध में दो कहानियाँ चलती हैं। एक कहानी ये कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम वापस जाता है और वहाँ खलीफा उसकी हत्या करा देती है। एक ये भी स्टोरी है, दूसरी स्टोरी, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को एक चमड़े के बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है और उसको खलीफा के पास ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भी हो, ये मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हुई। अब पश्चिमोत्तर भारत मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस टाइम पे अरबों का और तुर्कों का क्रम से आक्रमण होता है। उस टाइम पे इंडिया में एक राजपूत शासक होता है जिसका नाम बप्पा रावल होता है। बप्पा रावल ने अरबों और तुर्कों दोनों को लगभग अफगानिस्तान के एरिए तक खदेड़ा था और धीरे धीरे बप्पा रावल की मृत्यु होती है और इंडिया में
जो शासकों की शक्ति थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। आपको पता है कि उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का पतन हो चुका था। छोटी छोटी शक्तियाँ थी, कहीं आयुध साम्राज्य था, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में ही त्रिपक्षीय संघर्ष में बिजी थे। इसलिए एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। बात धीरे धीरे चलते चलते एक अफगानिस्तान में एक प्लेस पड़ता है गजनी। अच्छी बात हो रही है लगभग 10वीं शताब्दी के आखिरी साल की। हम बात कर रहे हैं 970 एडी की, 970 एडी की बात कर रहे हैं। मिडल एशिया में अफगानिस्तान वाले एरिया में एक प्लेस होता है गजनी। वहाँ पास एक छोटा सामंत होता है जिसका नाम अलप्तगीन होता है। उसने पर्टिकुलर गजनी प्लेस को इस्टेब्लिश किया, गजनी को उसने बसाया। और अलप्तगीन का ही जो दामाद होता है सुबुक्तगीन होता है। और सुबुक्तगीन ने उस गजनी प्लेस में गजनवी डायनेस्टी स्टार्ट किया। सुबुक्तगीन अच्छा, उस टाइम पे जो अपना पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पास जयपाल का शासन होता है। तो जयपाल जो उस टाइम पे सिंध में रूल कर रहा था, उसने क्या किया, गजनी के ऊपर आक्रमण किया, सुबुक्तगीन के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। सुबुक्तगीन ने हरा दिया जयपाल को। जयपाल को इस हार का बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सेना की तैयारी फिर से करने लगा। धीरे धीरे सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है और उसका एक बेटा इस्माइल होता है। इस्माइल रूलर बनता है। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा इस्माइल, छोटा बेटा था महमूद गजनवी। इस्माइल रूलर बना, उसके बाद महमूद गजनवी ने क्या किया, इस्माइल की हत्या कर दी। फिर महमूद गजनवी को ने इंडिया की संपत्ति के बारे में सुन रखा था कि भारत बहुत धनवान देश है। महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया और उसने आक्रमण इस आधार पे किया कि जो ब्राह्मण वंश का शासक जयपाल है, उसने उसके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के दो खास उद्देश्य थे, एक तो धन लूटना और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। गजनवी ने इंडिया पे आक्रमण किया जयपाल के खिलाफ, लगभग बात 1000 की, और जयपाल की हार होती है। जयपाल बड़ा शर्मिंदा होता है और वह सिंध नदी में जाके आत्मदाह कर लेता है। जयपाल के बाद उसका बेटा होता है आनंदपाल। आनंदपाल रूलर बनता है और आनंदपाल भी पहले गजनवी से लड़ता है, फिर बाद में गजनवी की अधीनता स्वीकार करता है और लगभग 1008 तक वो रूल करता है। उसके बाद गजनवी से उसका एक बार फिर सामना होता है और आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा त्रिलोचन पाल होता है, वो रूलर बनता है। ये कहानी यही है। गजनवी ने जब इंडिया पे आक्रमण किया, उसके 2-4 आक्रमण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक उसका आक्रमण 1018-19 का है, 1018-19 का आक्रमण है, जब उसने गंगा घाटी में एंट्री मारी थी। अभी तक वो पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण कर रहा था, लेकिन अब वो गंगा घाटी में एंट्री मार चुका है। उस टाइम पे चंदेलों का एक शासक होता है विद्याधर। विद्याधर ने गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और गजनवी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आने से रोका। फिर गजनवी वापस लौट जाता है और उसके बाद आपने पता है कि 1025 का जो उसका आक्रमण होता है सोमनाथ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से उसको बहुत सारी संपत्ति मिलती है और वो संपत्ति वो लूटता है और वापस चला जाता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो जो सोमनाथ में निवास करने वाले जनजातियाँ होती हैं, वो गजनवी के ऊपर आक्रमण करके बहुत सारी संपत्तियाँ उसके छीन लेती हैं। तो गजनवी ने फिर से एक बार 1030 में इंडिया पे आक्रमण किया और उन जातियों को हराया और इसी क्रम पे गजनवी चोटिल हो जाता है और आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। ये महमूद गजनवी की बात हुई। जब गजनवी इंडिया पे आक्रमण करता है तो वो लगभग ऐसा बोला जाता है कि उसने इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार थे, जिनमें एक अलवर्मी होता है, उतबी होता है,
बैहाकी होता है, ये सब आए हुए थे। और इन सभी की किताबों से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि गजनवी ने इंडिया पे लगभग 17 बार आक्रमण किया था। जब अफगानिस्तान में गजनवी की मृत्यु होती है, उसके बाद जो गजनी साम्राज्य था उसका धीरे धीरे अंत होता है। और इसी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा सूबा होता है गौर, वो शासन कर रहा था। सूबेदार टाइप के होते हैं। जब गजनी साम्राज्य कमजोर हुआ, इसका फायदा उठा करके जो गौर साम्राज्य था उसने पैर पसारा और उसको एक बहुत शानदार लीडरशिप मिली मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। तो मोहम्मद गौरी ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। और ये बात है लगभग 1170-72 के आसपास, 1172 की। तो जब गौरी ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, उसके बाद उसका इंडिया पे आक्रमण करने का मन हुआ। सबसे पहले उसने पंजाब वाले एरिया में आक्रमण किया, मुल्तान में, लगभग 1175 में, जिसमें उसका सामना होता है भीम सेकंड, या फिर इनका नाम कहिए मूलराज सेकंड मिलता है। और उस टाइम पे एक शासिका होती है नाइकी देवी, उनके सेनापति होते भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, उनसे इनका सामना होता है और गौरी की हार होती है। उसके बाद गौरी ने कभी दोबारा मुल्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया। फिर गौरी वापस लौटता है और 1178 में, 1178 में वो पंजाब में एक दुर्ग पड़ता है भटिंडा, उस पर आक्रमण करता है और उसको कैप्चर कर लेता है। और ये जो भटिंडा दुर्ग था वो पृथ्वीराज चौहान का था। और उस टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति पृथ्वीराज चौहान थे। ये पृथ्वीराज चौहान को खुली चुनौती भी थी। अच्छा, ये पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं, उसके बाद ये कहानी कनेक्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे दिल्ली के रूलर होते हैं। अच्छा, उस टाइम पे अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो आपके दिल्ली वाले एरिया में पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं। कन्नौज में एक बहुत शक्तिशाली शासक जयचंद्र बैठा हुआ है। और मुल्तान गुजरात वाले एरिया में भीम सेकंड बैठा हुआ है। ये 3 बहुत पावरफुल रूलर थे उस टाइम के। पृथ्वीराज चौहान का चालुक्यों के साथ भी संबंध अच्छा नहीं था। चालुक्य शासक कोई भीम सेकंड होते हैं। तो एक बार 1180 के आसपास पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य शासक मूलराज सेकंड के बीच में एक झड़प होती है, जिसमें निर्णय क्या होता है, मतलब बराबर रहा, कोई भी हारा जीता नहीं। एक तो पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों से भी दुश्मनी मोल रखी थी, और दूसरा जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान का जो होता है मौसेरा भाई होता है। जयचंद से भी उसके रिश्ते खराब थे शक्ति को लेकर के। और इसी टाइम पे जयचंद की बेटी सहयोगिता थी, उसका स्वयंवर चल रहा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको स्वयंवर से उठा लिया था। तो ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच रिश्ते को और कटु बना दिया। तो कुल मिला के ऐसा कोई भी नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान की उस समय पे सहायता करे। और उस टाइम पे एक और रूलर होते बहुत पावरफुल थे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, चंदेल डायनेस्टी के परमार्थिदेव, उनके 2 सेनापति होते आलाउदल। उनके साथ भी पृथ्वीराज चौहान का कुछ रिश्ता ठीक नहीं था। लगभग 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने उनके ऊपर आक्रमण करके उदल को मार दिया और आल्हा वहां से चले गए थे। आगे कहानी बढ़ती है तो कुल मिला के आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाला कोई भी शासक नहीं है। जब भटिंडा पे मोहम्मद गौरी ने 1178 में आक्रमण किया था, ये पृथ्वीराज चौहान को खुली चुनौती थी। पृथ्वीराज चौहान ने कारण जानना चाहा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद उन दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है लगभग 1191 में, 1191 में, हरियाणा वाले एरिया में। और इसका नाम होता है तराइन का बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, 1191 में।
अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का इसमें सेनापति गोविंद राय होता है, बहुत ताकतवर सेनापति था। जब ये बैटल चल रहा होता है तो जो मोहम्मद गौरी होता है वो हाथी पे सवार होकर लड़ता है और पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे सवार थे। जो उनका सेनापति गोविंद राय था उसने भाले से हाथी पे प्रहार किया और मोहम्मद गौरी हाथी से नीचे आ गया। मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्षमा याचना की और पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ कर दिया, जो कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की यह भूल बहुत ही दर्दनाक सिद्ध हुई। गौरी इस हार को भुला नहीं पाया। वो गौर वापस लौटता है और फिर से आक्रमण करने का इंतजाम करता है। उसने एक अच्छी खासी संगठित सेना तैयार की और इस साइड पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीतने के बाद, चूंकि उसके जस्ट पहले इस योगिता से उनका विवाह था, प्रेम प्रसंग में बिजी थे, सेना भी कमजोर थी, सेना को कोई अभ्यास नहीं कराया जा रहा था। मोहम्मद गौरी ने 1 साल तैयारी की, उसके बाद फिर से आक्रमण किया। लगभग बात है 1192 की, 1192 की। इसको बोलते हैं तराइन का सेकंड वॉर, बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी का आमना सामना हुआ और युद्ध का निर्णय ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। अब इसके आगे 3 मत निकल के सामने आते हैं, एक एक करके तीनों को बात करते हैं। एक मत ये कहता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गौर ले गया अफगानिस्तान और वहाँ उनकी आंखें निकलवा ली। उसके बाद एक सभा लगती है जिनमें मोहम्मद गौरी को यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी भाण चला सकते हैं। और ये बात चंद्रबरदाई पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को बताते हैं। अब चूंकि उस इंसान की आंखें निकल चुकी थी पृथ्वीराज चौहान की, तो गौरी ने आदेश दिया कि ठीक है, पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी भाण चलाएं। घंटा बजाया गया, तब चंद्रबरदाई ने एक कविता पढ़ी, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इस कविता का इशारा पाते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गौरी के सीने को भेदते हुए निकल गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रबरदाई को लगा कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, तो उन्होंने खुद भी कटार गोफ ली और पृथ्वीराज चौहान की भी कटार गोफ दी। तो इस तरह से तीनों का जीवन काल वहीं समाप्त हो गया। इसमें सच्चाई में कमी है, क्योंकि अगर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में 1194 में उसने जयचंद को कैसे हराया था, ये इसलिए इस तथ्य को ज़्यादा प्रमाणिक नहीं माना जाता। इसका सोर्स है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का एक दूसरा मत ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को वही तराइन के मैदान में ही मार दिया गया था। इसकी भी सत्यता कम है, क्योंकि उसके बाद भी 1194-95 में पृथ्वीराज चौहान के नाम के सिक्के इंडिया में मिले हैं। एक तीसरा मत, जो कि सबसे अधिक प्रमाणिक मत है, ये मानता है कि पृथ्वीराज चौहान को शासन करने दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अब अजमेर का शासक बनाया गया और दिल्ली मुसलमानों के अधीन आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 1196-97 तक शासन किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया गया। ये मत सबसे अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सिक्के भी 1195-96 तक मिले हैं। अभी पृथ्वीराज चौहान की कहानी हुई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मोहम्मद गौरी के पास ना बड़े शानदार कमांडर थे, जिनमें 4 कमांडर उल्लेखनीय हैं। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा मोहम्मद गौरी खुद। ये 4 बड़े अद्भुत कमांडर थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का कमांडर था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। जब तराइन के सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे रूल करने का जो अधिकार था मुख्यतः दिल्ली वाले एरिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा, और उसका जो दूसरा कमांडर था बख्तियार खिलजी, उसको बंगाल और बिहार भेज दिया।
अब आइए पहले बख्तियार खिलजी की तरफ देखते हैं। जब बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार गया, उसने वहाँ कत्लेआम मचा दिया और कहा जाता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी जलाया। हालांकि इसको भी लेकर के दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। दूसरा मत ये कहता है कि वहाँ के ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ब्राह्मणों ने क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध का केंद्र था और बौद्ध का प्रसार ब्राह्मण धर्म के ऊपर ही खतरा था, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको जलाया। दूसरा मत ये कहता है, लेकिन इतिहास में प्रमाणित घटना बख्तियार खिलजी की ही मानी जाती है। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पे बैठा हुआ है। अब कन्नौज पे शासन है संयोगिता के पिता जयचंद का। गौरी ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए वापस भारत आता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है 1194 में 1194। इसको बोलते बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में जयचंद मारा जाता है और गौरी की विजय होती है। और इस तरह से मुसलमानों ने पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया। पूर्वी भारत में बख्तियार खिलजी बैठा हुआ है, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा हुआ है और गुजरात और राजस्थान के पास इल्तुतमिश को भेज दिया गया है। ये एक कहानी होती है कि इंडिया में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने कैसे अपने पांव जमाए थे। अब इसके बाद आपने पढ़ रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम डायनेस्टी को स्टार्ट किया। गुलाम डायनेस्टी का अंत करके खिलजी रूलर बनते हैं। खिलजी डायनेस्टी का अंत करके तुगलक रूलर बनते हैं। तुगलकों का रूल अंत करके लोधी सैयद साम्राज्य आता है और सैयदों का अंत करके लोधी आते हैं। और ये कहानी चलती है इब्राहिम लोधी तक। बाद में 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और एक नए वंश मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और ये मुगल साम्राज्य चला 1707, मतलब कि जो पावरफुल मुगल साम्राज्य होता है 1707 तक चला, औरंगजेब की मृत्यु तक। नहीं तो मुगलों का अस्तित्व 1857 तक था, लेकिन जो पावरफुल होते हैं 1707 तक चले। उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों का रूलर होता है 1947 के आसपास तक। तो इस तरह से इंडिया में इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम ने अपने पैर पसारे थे। ठीक है, तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।